हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों कल जो है 13 जुलाई 2021 है और आपका हिंदी के 2 सब्जेक्ट के पेपर हैं। तो मैं जो है आपको अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ। इसमें कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जो 2014 से लेकर के 2020 तक के जो क्वेश्चंस हैं तो वो इसमें शामिल किए गए हैं। अगर किसी ने ना देखे हो, मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और उसमें हिंदी 5th की जो प्लेलिस्ट है उसमें तो यही वाला आपका सब्जेक्ट है, अद्यतन हिंदी एवं लोक कोरवी काव्य। और जो हिंदी 6 के नाम से जो प्लेलिस्ट में, उसमें आपका दूसरा वाला पेपर है ना, हिंदी गद्य विधाएं वाला आपका पेपर है। तो उसमें 2014 से लेकर उसमें 5 क्वेश्चन पेपर आपके शामिल है, 500 क्वेश्चंस। और जो हिंदी 5th वाला है ये वाला पेपर, उसमें 700 तो क्वेश्चन पेपर हैं आपके, यानी कि 7 क्वेश्चन पेपर हैं, 700 क्वेश्चन 2014 से 2020। और दूसरा उसमें लगभग 300 MCQs भी मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने ना स्टडी किया हो, अगर फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, मैं स्पीड थोड़ी सी हाई रखूँगा क्योंकि एक ही वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं, देखते कितने हो पाते हैं। लगभग जो है मेरे पास इस वीडियो में 250 के आसपास MCQs हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कॉलेज में इस समय जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ड्यूटी होने के कारण मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ और वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ 3-4 दिन से, क्योंकि सारा दिन लगभग कॉलेज में एग्ज़ाम्स ड्यूटी में निकल जाता है। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। ठीक है ना व्यूवर्स, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा समय निकाला है मैंने आपके लिए क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए बहुत जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। मेरा चैनल जरूर याद कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और जो लोग बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसको उस वाली प्लेलिस्ट में भी अपलोड करूँगा, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो ये वही क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो पिछले 7-8 सालों में आए हुए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। चलिए, नरेश जी के काव्य में किस अलंकार का प्रयोग बहुत सफल हुआ है? तो देखिए तीनों का, श्लेष का भी, पुनरुक्ति का भी, यमक का भी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। नरेश मेहता ने किसका प्रयोग बड़ी कुशलता किसे किया है? तो शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन दोनों का किया है। नरेश जी की छंद योजना में, तो देखिए तीनों ही हैं इसमें कि नए प्रयोग किए गए हैं, चित्रोपमा और कोमलता है, और शब्द संगीत और छंद संगीत का सामंजस्य है। तो उपयुक्त सभी जो सत्य हैं। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। तो ये भी ऑप्शन डी सही है कि तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही हैं कि नरेश जी खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि हैं। उनकी शब्दावली सरस, सरल, लघु, सामाजिक पदावली से युक्त है और उनकी काव्य भाषा में माधुर्यता, चित्रोपमता तथा कोमलता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी क्वेश्चन। ये क्योंकि इस पेज पे PDF फाइल बनी है, तो अब यहाँ से आपके मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज थे तो मैंने वो नहीं लिए हैं, तो मैं आपको ये मिसलिनियस क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं 2014 से 2020 में। चलिए, कोरवी को आप किस हिंदी भाषा के अंतर्गत मानते हैं? पश्चिमी हिंदी। कोरवी भाषा का क्षेत्र किन भाषाओं के बीच में पड़ता है? तो बांगड़ू, ब्रज और पहाड़ी भाषा। तो सभी सत्य हैं। कोरवी बोली का विकास शोर, सैनी, अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? उत्तरी रूप में। कोरवी में किस बोली की भांति दीर्घ व्यंजना की प्रवृत्ति मिलती है? होता है बांगड़ू। बांगड़ू। कोरवी के अव्यव्य इब, जिब शब्द का प्रयोग खड़ी बोली में किस प्रकार होता है? तो वो होता है अब, जब, कब। एक दिन अखबार, ये अकबर बादशाह, थोड़ा सा गलत लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, यह उदाहरण किस बोली का है? ठीक है, तो वो है आपका, ये देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये ऐसा ही एग्ज़ाम में आया हुआ होगा। ये मिसप्रिंट नहीं है, ये बिल्कुल
सही है। तो ये है कोरवी भाषा का, ठीक है। कोरवी के लिए भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो कृष्ण चंद्र शर्मा जी का है। कोरवी बोली की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा क्या है? तो वो है स्वॉग या सांग, जिसे हम लोकनाट्य भी कहते हैं। सांप किसकी कविता है? अज्ञे की। सत्यान्वेषण किस कविता का प्रतिपाद्य है? वो है कितनी नाव में कितनी बार। हिंदी में किस कवि की कविता का मूल तत्व संभवतः ही काव्य विषयक प्रयोग तथा अन्वेषण माना जाता है? तो वो है अज्ञे। अज्ञे जी की कविता का मूल उद्देश्य है, तो वो है अवचेतन मन का अध्ययन। किसकी कविता में रस भाव या साधारीकरण अनावश्यक माना गया है? अज्ञे। हिंदी में अज्ञे जी को किस वाद का प्रवर्तक, कवि, वकील, आलोचक और जज माना गया है? तो वो है आपका प्रयोगवाद। अज्ञे की काव्य भाषा की प्रधान विशेषता है, तो वो है भाषा का सर्वथा व्यक्तिक प्रयोग। हिंदी में सबसे छोटी और दार्शनिक कविता लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो है अज्ञे, और उन्होंने कविता लिखी थी चिड़िया की कहानी। प्रयोगवाद किन कविताओं में पूर्णतः साकार हुआ है? तो केदारनाथ, शमशेर सिंह, अज्ञे, तो ये सभी सत्य है ना तीनों। किस कवि ने गीता दर्शन को विभिन्न नए प्रतीकों से स्पष्ट किया है? अज्ञे ने। अज्ञे की कविता में महत्वपूर्ण विषय है, तो वो है अहम। हिंदी में किस कवि की भाषा में विराम संकेतों, अंकों और सीधी तिरछी लकीरों, अधूरे वाक्यों का प्रयोग है? अज्ञे। चिरंतन पुरुष और चिरंतन स्त्री का संबंध अनिवार्यतः एक गतिशील संबंध है, यह किसका कथन है? अज्ञे का। हिंदी में प्रतीक और बिंबों का कवि किसे कहा जाता है? अज्ञे को। अज्ञे जी ने कुल कितने तार्क सप्तक संपादित किए? 4। अज्ञे ने 4 सप्तकों में कुल कितने कवियों को संकलित किया? 28। ए कविता आंदोलन चना सन 1960 में। अज्ञे जी मुख्यतः कवि हैं व्यक्तिवादी। मात्र 9 शब्दों की कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। अज्ञे। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। अज्ञे जी की किस कविता से उद्धृत हैं? तो वो है कलगी बाजरे की। भवानी प्रसाद मिश्र किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रयोगवाद। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का, किस कवि की काव्य पंक्ति है? यह भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हैं तो गीत बेचता हूँ, सतपुड़ा के जंगल और कमल के फूल, तो ये तीनों ही हैं, यानी कि सभी सत्य हैं। भवानी माफ़ी चाहूँगा, पीडीएफ फाइल थोड़ी सी हैवी हो गई है तो इस वजह से सही नहीं बन पाई है, हर 2 पेज के बाद ऐसे करना पड़ेगा। भवानी प्रसाद मिश्र का खंड काव्य है तो वो है कालजयी। भवानी प्रसाद मिश्र की 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तो वो है गीत फरोश और कालजयी। मिश्र जी का जीवन दर्शन है गांधी दर्शन में आस्था। भवानी प्रसाद मिश्र की व्यंग्यात्मक रचना है तो गीत फरोश, परिवर्तन, जिए और त्रिकाल संध्या, तो सभी सत्य हैं। पृथ्वी सिंह बेधड़क को बेधड़क उपनाम क्यों पड़ा? तो ऑप्शन ए सही है कि निर्भीक होकर सत्य का प्रचार करना। आर्य समाज के नियम एवं ऐतिहासिक उपख्यानों को सरस एवं आकर्षक रूप देकर भजनों द्वारा जनमानस में उतारना किस कवि की कविता का लक्ष्य है? तो वह है पृथ्वी सिंह बेधड़क। बेधड़क जी के भजनों का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
हरियाणा और राजस्थान। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बेधड़क ईश्वर के किस रूप के उपासक थे? तो वो थे निर्गुण ब्रह्म। बेधड़क जी के भजन एवं उपदेशों का मूल उद्देश्य था? तो आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी का व्यक्तित्व, सामाजिक उत्थान और स्त्री शिक्षा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी सत्य। बेधड़क के भजन किस संस्कृति का पुनरुत्थान करते हैं? वैदिक संस्कृति। बेधड़क जी प्रधान पूरी लाइन होगी, बेधड़क जी प्रधान छवि क्या थी? बेधड़क जी की प्रधान छवि क्या थी? मिसिंग है वर्ड, तो वो है गायक। सरस्वती के वाक्पुत्र से किसे विभूषित किया गया? पृथ्वी सिंह बेधड़क को। बेधड़क की भजन पुस्तक है, तो ये सभी हैं, ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ये सभी हैं। बेधड़क जी के विलक्षण व्यक्तित्व में है तो देशभक्ति एवं कर्मयोगी, गायक एवं समाज सुधारक और राष्ट्रीय सद्भावना। तो ऑप्शन डी सही है कि सभी सत्य हैं। राष्ट्रीय स्तर की किस पत्रिका में बेधड़क जी के विचारों को स्थान मिला? तो मय राष्ट्र, मानस और कादम्बनी दोनों में मिला। पृथ्वी सिंह बेधड़क की पुस्तक पृथ्वी सिंह बेधड़क को किस बोली का कवि माना जाता है? पूर्वी का। पृथ्वी सिंह बेधड़क की पुस्तक मानवता किस विधा की रचना है? तो वो एक भजन विद्या है, ठीक है। मानवता पुस्तक का मूल विषय है, तो वो है मृत्युबोध। मानवता पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो वो हुई सन 1972 में। मुक्तिबोध की अज्ञेय जी ने किस तार सप्तक में मुक्तिबोध को अज्ञेय जी ने किस तार सप्तक में स्थान दिया? पहला तार सप्तक। किस कवि का काव्य उनके मानसिक द्वंद्व का स्मारक कहा जाता है? तो वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन सी रचना मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है? तो तीनों ही हैं कि नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी, भारतीय संस्कृति। तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी। मुक्तिबोध को किस विचारक ने प्रभावित किया? मार्क्सवाद। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम काव्य पंक्ति में मुक्तिबोध ने क्या संदेश दिया है? पूंजीवाद का विरोध। मुक्तिबोध का आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो वो है कामायनी, एक पुनर्विचार। ब्रह्म राक्षस को सर्वप्रथम किस ग्रंथ में परिभाषित किया गया है? तो उन्हें किया गया है यारुवल्क्य स्मृति में। मुक्तिबोध की कविता में कौन डैश ऐसे व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है जो अपने जीवन भर कुछ अधिक उत्तम या उत्कृष्ट पाने के लिए संघर्षरत रहते हुए अपने आप में निर्वासन भोगता है? तो वह है ब्रह्म राक्षस। नई कविता की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, तो वो है मानव की मानसिक जटिलता और शब्द संस्कार के प्रति। मुक्तिबोध ने अपनी कविता में जटिल अनुभूतियों को किसके माध्यम से अभिव्यक्त किया है? फैंटेसी की सृष्टि। मुक्तिबोध फैंटेसियों के निर्माण का मसाला कहाँ से लेते थे? प्रकृति से। मुक्तिबोध ने किस कविता में साहित्यकार के उत्तरदायित्व को बोध कराया है? वो ब्रह्म राक्षस में कराया है। कवि और लेखक होने के नाते साहित्य समीक्षा की वर्तमान प्रवृत्तियों पर मेरी नज़र जाना स्वाभाविक है। मुझे समीक्षकों की स्थिति पर दुख होता है। तो यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर डॉक्टर नामवर जी ने किस पुस्तक की रचना की? तो वो करी कविता के नए प्रतिमान। शमशेर मेरी दृष्टि में मुक्तिबोध की कौन सी रचना है? निबंध। कौन कवि फैंटेसी शिल्प पर आधारित अपनी लंबी
काव्यात्मक कविताओं में विराट बिंब बोध या महसयमय वातावरण की सृष्टि करते हैं? तो प्रयोग शुक्ल, लक्ष्मीकांत वर्मा और धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन डी सही है कि सभी सत्य। हिंदी आलोचना को मुक्तिबोध की मुख्य देन क्या है? तो वो है रचना प्रक्रिया का उद्घाटन। किस कवि के विचारों में समाजवादी और संस्कारों में व्यक्तिवादी कहा जाता है? तो वो शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में किस परिवेश का अधिक वर्णन हुआ है? तो वो है शहरी परिवेश। नई कविता का आत्मसंघर्ष नामक पुस्तक में मुक्तिबोध ने किस कवि की विस्तृत समीक्षा की है? शमशेर बहादुर सिंह की। किस कविता तत्व की दृष्टि से शमशेर हिंदी के अद्वितीय कवि कहे जाते हैं? शिल्प की दृष्टि से। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। तो यह कथन किसका है? यह है मुक्तिबोध का। किस प्रयोगवादी कवि की शैली में कवि और चित्रकार की विशेषताएं विद्यमान है? तो वो है शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर के शिल्प का गुण उनके अन्य किस समकालीन से मिलता है? मुक्तिबोध से। शमशेर की कविता विशिष्ट उपलब्धि है? तो ऑप्शन सी कि प्रणय, जीवन के विविध और कोमल चित्र। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह की भूमिका लिखी है? तो वह चांद का मुंह टेढ़ा है। शमशेर के किस पुरस्कार को सम्मानित किया गया? तो देखिए तीनों सही है कि 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, चुका भी हूँ नहीं मैं कविता संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का तुलसी पुरस्कार और 1987 में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। देखोन हकीकत हमारे समय की, जिसमें होमर एक हिंदी कवि सरदार जाफरी को इशारों से अपने करीब बुला रहा है। शमशेर की किस कविता का यह मूल अंश है? तो यह है अमन राग। किस कवि को हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं का कवि माना जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। मैं उर्दू और हिंदी की दो आँख हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह की। वासना डूबी शिथिल पल में स्नेह काजल के लिए अद्भुत रूप कोमलता, यह किस कविता का अंश है? यह एक पीली शाम। चुका भी नहीं हूँ नहीं मैं, शमशेर की इस कविता को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। शमशेर के काव्य संग्रह हैं, तो ये हैं, देखिए सभी सत्य हैं इसमें कि कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, ठीक है। इतने पास अपने उदित बात बोलेगी अभिव्यक्ति के संघर्ष, काल तुझसे हीड़ है मेरी। तो सभी सही है। नागार्जुन की कविता का सबसे प्रमुख अस्त्र है? तो वो है व्यंग। नागार्जुन किस विचारधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद। नागार्जुन की नर्सरी राइम किस विधा की रचना है? कविता। किस कविता को लिखने के कारण नागार्जुन को जेल जाना पड़ा? वो था शपथ, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्हें किसी कविता के लिए जेल जाना पड़ा था, ठीक है। तो नागार्जुन ने बौद्ध भिक्षु बनकर किस देश की यात्रा की? तो श्रीलंका की भी, तिब्बत की भी और वर्मा की भी। तो सभी सत्य हैं। नागार्जुन की सुप्रसिद्ध काव्य कृति है? तो युगधारा, सतरंगी पंखों वाली और प्यासी पथराई आँखें। तो ऑप्शन डी सही है, सभी सत्य हैं।
नागार्जुन ने बिहार के किस आंदोलन में सक्रिय योगदान किया है? तो वो है जमींदार किसान आंदोलन। गांधी जी की मृत्यु पर नागार्जुन ने कौन सी कविता लिखी? शपथ। युगीन विसंगतियों एवं पाखंड का चित्रण कवि ने किस कविता में किया है? तो वो है सतरंगी पंखों वाली। नागार्जुन की व्यंग प्रखरता किस कविता में चरमोत्कर्ष पर पहुंची है? तो वो है प्यासी पथराई आंखें। स्वतंत्र भारत की जनता के अभाव, कष्ट और पीड़ा का सत्रस्त चित्र किस कवि की रचनाओं में विद्यमान है? नागार्जुन। नागार्जुन कैसी प्रवृत्ति के कवि हैं? तो वो हैं यायावरी प्रवृत्ति। नागार्जुन का खंड काव्य है तो वो है भस्मासुर। नागार्जुन की किस कविता में राष्ट्रीय भावना ध्वनित होती है? तो वो है शपथ एवं तर्पण। कौन सी कविता नागार्जुन की है? तो ये तीनों ही हैं। उनको प्रणाम, तुम रह जाते 10 साल के और तीनों बंदर बापू, है ना। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, तो सभी सत्य हैं, तो तीनों हैं इसमें ऑप्शन। नागार्जुन की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में है? तो सिंदूर, तिलकित भाल, अकाल के बाद और बादल को घिरते देखा, तो ये सभी सत्य हैं। बादल को घिरते देखा नागार्जुन की कविता किसमें प्रकाशित हुई? रूपांबरा में। किस कवि ने श्रीलंका के बौद्ध मठ में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाई? नागार्जुन। गोमेल भास का शाब्दिक अर्थ है? तो वह है ग्राम्य कथन। लोक कथाएं दैनिक जीवन के ज्ञान कोश हैं, तो यह किसका कथन है? तो यह है कृष्णचंद्र शर्मा का। कौन सी रचना कृष्णचंद्र शर्मा की नहीं है? तो वह है लोक दोहावली। लोकगीत किस संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं? यह किसका कथन है? डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, यह किसका कथन है? यह है राम नरेश त्रिपाठी का। कृष्णचंद्र शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 23 जून 1981 को हुई और मेरठ में हुई। किस कृष्णचंद्र शर्मा द्वारा संपादित ये पहले शब्द नहीं आएगा, तो कृष्णचंद्र शर्मा द्वारा संपादित किस ग्रंथ को मेरठ का विश्वकोश कहा जाता है? तो वो है मय राष्ट्र मानस। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 खंड में कृष्णचंद्र शर्मा ने किस खंड का संपादन किया? तो 16वें खंड का, तो लोक साहित्य खंड। कृष्णचंद्र शर्मा का कविता संग्रह है तो मधुशाला, मारीचिका और प्रतिछाया, तो ये सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी। पूर्वी लोक साहित्य की रचना, संपादन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, तो कृष्णचंद्र शर्मा का है। कृष्णचंद्र शर्मा कोरवी लोक काव्य के साथ किस परंपरा को आगे बढ़ाया? तो छायावादी को। कृष्णचंद्र शर्मा के गीत किस बोली में लिखे गए हैं? कोरवी बोली में। दुश्मन को बर्बाद करूंगी मैं भी करूं नमक तैयार नामक लोकगीत में नायिका किस नेता से प्रेरित है? तो वो गांधी जी से प्रेरित है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता में किस बोली की प्रधानता है? तो वो है बुंदेली बोली। केदारनाथ का निबंध संग्रह है, तो समय समय पर विचार बोध और विवेक विवेचन, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। किस कवि को हिंदी की प्रगतिवादी काव्य धारा का पोषक और यथार्थवादी काव्य चेतना का प्रतिनिधि गीतकार माना जाता है? तो वो माना जाता है केदारनाथ अग्रवाल को। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम काव्य रचना है, तो वो है फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोवियत में लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी के पुरस्कार,
और हिंदी संस्थान पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी सत्य। केदारनाथ अग्रवाल के कृतियों का किस भाषा में अनुवाद हुआ? तो अंग्रेजी में भी हुआ और रूसी में भी हुआ और जर्मन में भी हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केदार पीठ हर वर्ष एक लेखक को लेखनी के लिए कौन सा सम्मान देती है? केदार सम्मान, केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचना है। तो देखिए तीनों ही हैं, नींद के बादल जो 1947 में प्रकाशित हुई, आग का आईना 1974 में, और समय समय पर ये भी 1974 में हुई। तो उपयुक्त कथन यानी कि सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। अपूर्णा किस विधा की रचना है? कविता। केदारनाथ अग्रवाल का यात्रा वृतांत है, तो वो है बस्ती खिले गुलाबों की। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्णा के लिए साहित्य अकादमी सम्मान किस वर्ष में मिला? 1986 में। बुंदेलखंड की जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रवक्ता कवि है, तो वो है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की कविता में किन दो युगों की विशेषताएं शामिल हैं? तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। किस कविता में नई संस्कृति, नया समुद्र, नया धंजन और श्रम संस्कृति का सौंदर्य है? तो वो है केदारनाथ अग्रवाल। मॉस्को अभी दूर है किसकी रचना है? यह है शिव मंगल सिंह सुमन की। शर्म से आंखें ना उठती, शेष से छाती धधकती, और अपनी दास्तां का शूल डर को छेदता है, बाप बेटा बेचता है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता किस युग की है? तो ये प्रगतिवाद की है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1935 में। हमारी कसौदी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जो हमें गीत, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। प्रेमचंद का ये कथन किस काव्यधार का श्री गणेश करता है? तो ये प्रगतिवाद का करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिव मंगल सिंह सुमन को कौन सा सम्मान मिला है? तो देखिए पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, और देव पुरस्कार एवं शिखर सम्मान भी मिला है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी सत्य। शिव मंगल सिंह सुमन की किस विधा में विशेष सफलता मिली है? गीत। शिव मंगल सिंह सुमन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो है मिट्टी की बारात। शिव मंगल सिंह सुमन को किस सन में सोवियत संघ नेहरू पुरस्कार मिला? तो उन्हें 1974 में मिला। शिव मंगल सिंह का प्रमुख काव्य संग्रह है। तो ये सभी हैं कि हिथोल भी है, प्रलय सृजन भी है, और विश्व बदलता ही गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी सत्य। सुमन जी की कौन सी रचना नाटक है? वो है प्रकृति पुरुष कालिदास। सुमन जी को 1993 ईस्वी में शिखर सम्मान किस सरकार द्वारा दिया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। शिव मंगल सिंह सुमन ने किस देश में भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया? नेपाल। शिव मंगल सिंह सुमन की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है, तो वह है महादेवी की काव्य साधना। व्यूअर्स, इसका आगे का पार्ट मैं अगले उसमें वीडियो में दूंगा आपको, क्योंकि अभी क्वेश्चंस हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इतने वीडियो अपलोडिंग हो जाएगी, इतने हम नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।